सुनो, कल कुछ कुछ बात हुई थी। क्या होता है? हीट इट इज द एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। किसकी वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। एसआई यूनिट जूल। प्रैक्टिकल यूनिट दो थे, कौन कौन से? कैलोरी और किलो कैलोरी। ठीक है। अदर यूनिट जो हम यूज नहीं करेंगे वो कौन सा है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो सब इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हो। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। रेजिस्टर कहाँ से कहाँ कन्वर्जन करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में दे देता है। हीटिंग इफेक्ट से, इसीलिए वो हीटर वगैरह जो होता है वो इसी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है कि इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा और आउटपुट में आपको कौन सा एनर्जी देगा? हीट। नाइक्रोम की वायर यूज करते हैं, उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। थर्मोकपल एक चीज होती है, वो हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थर्मोस्टेट वगैरह में यूज करते हैं हम लोग इसको, टेम्परेचर वगैरह रेगुलेट करने के लिए। फ्रिक्शन का काम है मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना? हीट में। और हीट इंजन जो बहुत पहले बनाया था जेम्स वॉट ने, वो किसको किस में कन्वर्ट करता है? हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। कैलोरी कैसे डिफाइन किया था? कितना पानी लेते हैं? 1 ग्राम। टेम्परेचर कितने से बढ़ाते हैं? 1 डिग्री। कहाँ से कहाँ? 14.5 से 15.5। प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। 1 कैलोरी का वैल्यू कितना? 4.18 जूल। एक्चुअल 4.186 होता है, आपका काम 4.18 से हो जाएगा। ये किलो कैलोरी है, इसको डिफाइन करने के लिए हम कितना पानी लेते हैं? 1 kg। टेम्परेचर राइज अभी भी कितना करेंगे? 1 डिग्री। कहाँ से कहाँ? 14.5 से 15.5। प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए तो 1 किलो कैलोरी कितना आ जाएगा? 1000 कैलोरी। इसी को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा? 4186। या आप 4200 लेके आगे चले जाएंगे। बीटीयू डिफाइन करने के लिए हम कितना पानी लेते हैं? 1 पाउंड। और 1 फ़ारेनहाइट से चेंज करेंगे, आप इसी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। आ रहा है बात समझ में? आगे कन्वर्जन देखेंगे हम। तो 1 BTU, आप बस शॉर्ट में यहाँ पे ये याद रखना कि 1 BTU कितना जूल होता है? 1055। मैकेनिकल इक्विवेलेंट के बारे में हमने ये कहा था कि हमने किसी सिस्टम को Q हीट दिया और उससे W वर्क हमने करवाया, तो W/Q का रेशियो हमेशा ही कैसा रहेगा? कांस्टेंट। और ये वैल्यू आती कितनी है? 4.18। ऊपर में वर्क का यूनिट जूल और नीचे हीट का यूनिट कैलोरी। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट J का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कैलोरी। ठीक है। इसको डिफाइन किया गया है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट। इसका मतलब ये है कि हम 1 कैलोरी का हीट देंगे तो हम कितना वर्क करवा सकते हैं किसी सिस्टम से? 4.18 जूल। या हम 4.18 जूल का वर्क करेंगे तो कितनी हीट में कन्वर्ट हो जाएगा वो? 1 कैलोरी। यही इसका मीनिंग है कि 1 कैलोरी हीट प्रोड्यूसेस कितना अमाउंट ऑफ वर्क? 4.186 जूल ऑफ वर्क। या आपने 4.186 जूल का वर्क किया तो वो कितना हीट प्रोड्यूस कर देगा? 1 कैलोरी। इतना बात समझ आया? क्वेश्चंस में कई बार जूल में वैल्यू, कैलोरी में वैल्यू दे देते और पूछते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट बताओ। तो आप जूल वाली वैल्यू को किससे डिवाइड कर देंगे? कैलोरी से। व्हाट इज टेम्परेचर? डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा होगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होगा। रिलेटिव टर्म्स हैं ये। टेम्परेचर को हम कहते हैं इट इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है तो हम बोलेंगे वो हॉट बॉडी है। तो हॉट बॉडी के जो पार्टिकल्स है उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा? ज्यादा होगा। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो हम उसको बोलेंगे इट इज अ कोल्ड बॉडी। और कोल्ड बॉडी होगा तो उसके जो पार्टिकल्स है उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा? कम हो जाएगा। ठीक है। टेम्परेचर डिटरमाइन करेगा हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, और नेचुरल टेंडेंसी कहाँ से कहाँ फ्लो करने का है? हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट का। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। टेम्परेचर क्या एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या थी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या क्या थे? सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का क्या डायमेंशन है? नहीं, डायमेंशनलेस है। आर दे ऑल्सो यूनिटलेस? नहीं, यूनिट है। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। ठीक है।
तो टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, केल्विन, और अदर यूनिट्स क्या है जो हम बहुत यूज करेंगे, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। डिग्री सिर्फ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में लगेगा, केल्विन में नहीं लगेगा, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स शुरू करेंगे तो जीरोथ लॉ जो है थर्मोडायनामिक्स का, वो एक्सप्लिसिटली कौन क्या डिफाइन करता है किसी सिस्टम का, टेम्परेचर। तो हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ द सिस्टम टू एक्सचेंज हीट। और टेम्परेचर डिफाइन करने के लिए हमने थर्मोडायनामिक्स में कौन सा लॉ बनाया है, जीरोथ लॉ। टेम्परेचर स्केल्स आपको पढ़ने हैं, सेल्सियस स्केल पढ़ना है, केल्विन स्केल पढ़ना है, फ़ारेनहाइट स्केल पढ़ना है, ये कोई रैंडम स्केल है एक्स, ठीक है। तो जब कभी हम टेम्परेचर स्केल डिफाइन करते हैं तो हमें एक अपर लिमिट टेम्परेचर की डिसाइड करनी होती है और एक लोअर लिमिट करनी होती है। जो लोअर लिमिट है हमने सब कुछ वाटर के रिस्पेक्ट में डिसाइड करा हुआ है। तो जो लोअर टेम्परेचर हमने डिसाइड करा है उसको हमने क्या बोला है, आइस पॉइंट टेम्परेचर या सिंपली आइस पॉइंट। और जो अपर लिमिट है उसको हमने क्या बोल रखा है, स्टीम पॉइंट टेम्परेचर। सेल्सियस में बात करेंगे तो आइस पॉइंट कितने पे होता है, आइस कितने पे होता है, 0 डिग्री। स्टीम पॉइंट टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री। केल्विन में यही बात करेंगे तो यही आइस पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन, और स्टीम पॉइंट 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट में यही जो आइस पॉइंट टेम्परेचर है दैट विल बी कितना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और स्टीम पॉइंट कितना हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो कोई रैंडम स्केल है, उसमें अभी नहीं आएंगे। अब स्केल कोई भी हो उसके लिए एक आइडेंटिटी कांस्टेंट होती है। ये कोई बीच का टेम्परेचर है, सेल्सियस स्केल का है तो हमने इस टेम्परेचर को सी से डिनोट करा है। ये कोई इंटरमीडिएट टेम्परेचर केल्विन स्केल में है, इसको हमने के से डिनोट करा है। ये कोई इंटरमीडिएट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में है, इसको हमने एफ से डिनोट करा है। और वो रैंडम स्केल एक्स है तो उसको हमने एक्स से डिनोट करा है। ये एक्स आई पी मतलब एक्स वाले स्केल में आइस पॉइंट टेम्परेचर है, एक्स एस पी मतलब एक्स वाले स्केल में इट इज स्टीम पॉइंट टेम्परेचर, और ये कोई बीच का रैंडम टेम्परेचर है। तो अब आपको ये समझना है कि ये जो कोई टेम्परेचर है, टेम्परेचर का वैल्यू माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये जो रेशियो है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कौन सा वैल्यू बोला अभी फटाफट इतना, रैंडम टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट टेम्परेचर अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ये सभी स्केल्स के लिए कैसा होगा, इट विल बी कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी, ठीक है। तो थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी कैसे डिफाइंड है, बीच का कोई टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट टेम्परेचर अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये सभी के लिए कैसा होगा, कांस्टेंट। सेल्सियस स्केल के लिए यही थर्मोमेट्रिक आइडेंटिटी आप क्या लिख सकते हो, गिवन दैट ये रैंडम टेम्परेचर सी है, क्या लिखेंगे हम लोग, सी माइनस आइस पॉइंट कितना है, 0, अपॉन स्टीम पॉइंट 100 माइनस 0। फ़ारेनहाइट ये केल्विन में यही वैल्यू क्या लिखेंगे, के माइनस 273 अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 373 माइनस 273, ये डिफरेंस 100 आ जाएगा, ये भी 100 है। फ़ारेनहाइट में यही वैल्यू क्या लिखेंगे, F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। ये सब कुछ कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। वो रैंडम स्केल में लिखना चाहूँ तो x माइनस एक्स आई पी अपॉन एक्स एस पी माइनस एक्स आई पी, यही सब कुछ कैसा होगा, कांस्टेंट। अब आपको एक टेम्परेचर से दूसरे स्केल में, ये सेल्सियस स्केल है, केल्विन स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, वो कोई रैंडम स्केल है। हमें एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्जन जब करना होता है तो हम इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे। इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। सपोज मैं इन दोनों में कन्वर्जन करना चाहता हूं, क्या लिख दूंगा मैं, ये वैल्यू ऊपर कितनी आएगी, C/100, ऊपर में C नीचे में 100। और केल्विन के साथ अगर मुझे करना है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, K माइनस 273, और नीचे अगेन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 100। ये 100 कट जाएगा और C इज इक्वल टू क्या मिल गया, K माइनस 273। C को हम बोलेंगे इट इज द टेम्परेचर इन कौन सा डिग्री, कौन सा स्केल,
सेल्सियस, और के को हम बोलेंगे टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो C इज इक्वल टू के माइनस 273 है, के को क्या लिख सकते हैं, C प्लस 273। ठीक है, इन दोनों को रिलेट करना है, इन दोनों में टेम्परेचर कन्वर्जन करना है, फिर क्या लिखेंगे हम, के माइनस 273 अपॉन व्हाट इज द डिफरेंस 100, इस तरफ में F माइनस 32 अपॉन 180, ये 0 0 काट दोगे, इसको 5 टाइम्स काटोगे, इसको 9 टाइम्स काटोगे, ये 9 को यहाँ भेज दो, तो 9 इंटू के माइनस 273 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू F माइनस 32 यूज किया जा सकता है। अब आपको केल्विन में टेम्परेचर निकालना है, तो हम K इज इक्वल टू लिखेंगे, पहले 9 को नीचे भेज दे, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5/9 इंटू F माइनस 32, और ये किसके बराबर हो जाएगा, क्या K माइनस 273, और K लिखना है सिर्फ, तो हम माइनस 273 को यहाँ पे क्या भेज देंगे, ये हो जाएगा प्लस 273। तो ये फॉर्मूला कहाँ से कहाँ कन्वर्जन में यूज करेंगे, टू चेंज फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू केल्विन। F विल बी द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन कौन सा स्केल, फ़ारेनहाइट, और K किस स्केल का टेम्परेचर होगा, केल्विन स्केल। सपोज उल्टा कन्वर्जन करना है, देन व्हाट, यहीं से चेंज कर देंगे, अब किसको नीचे भेजेंगे, 5 को, तो हमें क्या मिलेगा, 9/5 इंटू के माइनस 273, और राइट में क्या बचेगा, F माइनस 32, इस माइनस 32 को यहाँ भेज देते हैं, प्लस 32, और सब कुछ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, F। तो ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब हमें केल्विन से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करना हो। इतनी बात समझ पाए, ठीक है। यही लिखा हुआ है, देखो, किसी भी स्केल के लिए टेम्परेचर बीच वाला माइनस आइस पॉइंट टेम्परेचर अपॉन स्टीम पॉइंट टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट टेम्परेचर, ये वैल्यू कैसी होती है, कांस्टेंट। इसी को हम क्या नाम देते हैं, थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी, और इसी को यूज करके क्या हम ये लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूले हमें मिल जाएंगे, ठीक है। आगे इस पे क्वेश्चंस हम लोग कर ही लेंगे। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसको यूज करते हैं हम अननोन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, कैलिब्रेट करने के लिए, उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, वो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जो हम लोग मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर यूज करते हैं, जो बुखार होने पे ऐसा मुंह में लगाते हैं या आर्मपिट में लगाते हैं, वो मर्क्यूरी थर्मोमीटर में क्या थर्मोमेट्रिक आइडेंटिटी है, लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम। ये लेंथ चेंज होगा तो हम बोलते हैं टेम्परेचर चेंज होगा, और हम इसी लेंथ के करस्पॉन्डिंग हम टेम्परेचर को कैलिब्रेट कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर्स हो सकते हैं। लिक्विड थर्मोमीटर कोई होगा तो उसमें हम वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड को हम बोलेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम चेंज होगा तो हम बोलेंगे टेम्परेचर चेंज होगा, वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग हम टेम्परेचर को कोरिलेट कर देंगे। डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस ये आइडेंटिटी याद रखनी है। तो लिक्विड थर्मोमीटर में क्या होगा आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी, वॉल्यूम। मर्क्यूरी थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम। लिक्विड वाले में वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। गैस थर्मोमीटर में गैस का प्रेशर होगा, और प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्लैटिनम वायर का या प्लैटिनम का, दैट विल बी द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। भूल भी जाओगे तो चलेगा, कोई पूछता उछता नहीं है। थर्मल एक्सपांशन की बात करें तो अब किसी भी ऑब्जेक्ट को, थर्मल एक्सपांशन में जाने से पहले आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट दोगे तो वो उससे दो ही काम कर सकता है, क्या क्या। सपोज दिस इज एनी ऑब्जेक्ट, आपने इसको हीट सप्लाई करी, ऐसा बंसन बर्नर लिया और आपने इसको क्यू अमाउंट का हीट दे दिया। तो हीट लेने के बाद ऑब्जेक्ट दो ही चीज करेगा, या तो वो अपना टेम्परेचर चेंज करेगा या फिर वो अपना स्टेट चेंज करेगा। आ रहा है बात समझ में? तो क्या क्या चेंजेस होंगे, आइदर वो अपना टेम्परेचर चेंज करे, अच्छा इसमें एक चीज ये भी याद रखनी है, इस पे आगे डिटेल में हमें आना भी है कैलोरीमेट्री में। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टेट भी चेंज होगा क्या, स्टेट चेंज
नहीं होगा, और जब स्टेट चेंज होगा तब फिर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, स्टेट चेंज होने का मतलब कन्वर्जन या तो सॉलिड से लिक्विड में हो जाए या फिर लिक्विड से गैस में हो जाए। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट अपना टेम्परेचर चेंज करेगा तो टेम्परेचर चेंज करने के साथ वो एक्सपांड भी होगा। क्यों बोलते हैं टेम्परेचर चेंज होगा तो सब ऑब्जेक्ट एक्सपांड भी होगा? क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को हीट देंगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो मटेरियल्स हैं, अभी हमने बोला था कि टेम्परेचर इज एसोसिएटेड विथ कौन सा क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी से एसोसिएटेड था? तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी? अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स क्या ज्यादा वाइब्रेशन करेंगे, और ज्यादा वाइब्रेशन करेंगे तो क्या वो एक दूसरे से दूर भी जाएंगे, और एक दूसरे से जब वो दूर जाएंगे तो हम बोलेंगे हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, एक्सपांड करेगा। ठीक है, तो हीट दिया तो टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो साथ में क्या हो जाएगा, उसका एक्सपांशन भी हो जाएगा। अब वो एक्सपांड होगा तो ऐसा नहीं होगा कि सॉलिड एक्सपांड होते होते लिक्विड में चेंज हो गया। आ रहा है बात समझ में? हम एक ही चीज को एक टाइम पे स्टडी करेंगे, या तो टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टेट चेंज नहीं होगा, और स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक्सपांशन समझ में आया कि ऑब्जेक्ट हीट लेगा, उसके मॉलिक्यूल्स की कौन सी एनर्जी बढ़ जाएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये भी तीन फॉर्म्स की होगी, कौन कौन सी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। आगे केटीजी में थर्मोडायनामिक्स में हम लोग इसी से रिलेटेड डिग्री ऑफ फ्रीडम भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, पर वो आगे आएगा, उसकी अभी बात नहीं करेंगे। तो ऑब्जेक्ट अगर एक्सपांड होगा तो उसके क्या डायमेंशंस चेंज होंगे, तो ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस चेंज होंगे। डायमेंशंस चेंज होंगे तो क्या क्या चेंज हो सकता है? ऑब्जेक्ट आपका तीन तरीके का हो सकता है, आइदर इट विल बी अ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, या वो होगा टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, या फिर वो होगा थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के पास क्या सिर्फ लेंथ है, थिकनेस नेग्लिजिबल होगा, तो हम बोलेंगे कि वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के किस डायमेंशन में चेंज आएगा, उसका होगा लेंथ चेंज। और हम बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट का कौन सा एक्सपांशन हुआ, लीनियर एक्सपांशन। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में क्या चेंज होगा, दो डायमेंशन चेंज होगा, तो हम बोलेंगे अब क्या चेंज हो गया, एरिया चेंज होगा। और इसके एक्सपांशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एरियल एक्सपांशन, या फिर एक और नाम होता है सुपरफिशियल एक्सपांशन। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में तीनों डायमेंशंस चेंज होंगे, हम बोलेंगे उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। और वॉल्यूम यदि चेंज होगा तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का कौन सा एक्सपांशन होगा, वॉल्यूमेट्रिक, या फिर इसी को हम कहते हैं क्यूबिकल एक्सपांशन। इतना चीज समझ पाए? यही प्रेमिस है थर्मल एक्सपांशन का। तो वॉल्यूम चेंज होगा और साथ में क्या चेंज हो जाएगा, ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन या फिर क्यूबिकल एक्सपांशन। तो वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को जब हीट देंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स विगरसली वाइब्रेट होंगे, और उनके वाइब्रेशन की वजह से ऑब्जेक्ट का क्या चेंज हो जाएगा, लेंथ। और हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट का कौन सा एक्सपांशन हो गया, लीनियर। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हीट दोगे, उसके मॉलिक्यूल्स का भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, वो भी एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, और अब ऑब्जेक्ट का क्या चीज चेंज होगा, एरिया। और अब हम बोलेंगे उसका कौन सा एक्सपांशन हो गया, एरियल या सुपरफिशियल। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को जब हम हीट देंगे तो उसके तीनों डायमेंशन चेंज होंगे, देयर बाय उसका वॉल्यूम चेंज होगा, और हम बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट का कौन सा एक्सपांशन हो गया, वॉल्यूमेट्रिक या फिर क्यूबिकल। अब इस एक्सपांशन के लिए हम लोग एक कोएफिशिएंट डिफाइन करेंगे, इसके लिए दूसरा कोएफिशिएंट डिफाइन करेंगे, और इसके लिए हम तीसरा कोएफिशिएंट डिफाइन करेंगे। लेंथ चेंज होगा या लीनियर एक्सपांशन होगा तो हम कोएफिशिएंट जो यूज करेंगे उसको बोलेंगे अल्फा। एरिया चेंज होगा तो जो कोएफिशिएंट यूज करेंगे उसको बोलेंगे बीटा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो उसको जो हम यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, गामा।
तो अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ कौन सा एक्सपांशन? लीनियर एक्सपांशन। बीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ एरियल या सुपरफिशियल एक्सपांशन। गामा इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। अब थोड़ा बहुत 11th में आपने पढ़ा होगा, इन तीनों में कुछ रिलेशन भी होता है। अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। बीटा इज इक्वल टू क्या रिलेशन है? बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। आपसे रेशियो पूछ लेते हैं कि अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा का रेशियो कितना होता है? 1:2:3। इतनी बात समझ पाए? ठीक है। स्टेट चेंज का मतलब है जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो ये वाला चेंज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट का मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड से जब गैस में स्टेट चेंज होगा तो दिस विल टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो जब मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का आ जाएगा तो सॉलिड ऑब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? अपने लिक्विड फॉर्म में। अब टेम्परेचर चेंज इसलिए नहीं होगा कि मेल्टिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर पे आप जो भी हीट दोगे वो बॉन्ड ब्रेक करने में चली जाएगी। आ रहा है बात समझ में? सॉलिड सॉलिड के बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए, ये सारी हीट जो आप सप्लाई करोगे मेल्टिंग पॉइंट पे, इट गोज इनटू ब्रेकिंग बॉन्ड्स बिटवीन द सॉलिड सॉलिड एंड देयरबाय रिजल्ट्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड इनटू लिक्विड। आया बात समझ में? सेम बॉइलिंग पॉइंट पे भी होगा कि जब आप बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे और आप हीट सप्लाई करते रहोगे तो वो हीट लेके लिक्विड अपने लिक्विड के बीच के बॉन्ड्स टूट के वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस। जब सारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा अब फिर से टेम्परेचर चेंज होना शुरू होगा। आ रहा है बात समझ में? याद आपको ये भी रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट पे ऑब्जेक्ट दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा और लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। इतनी बात समझ पाए? और जब बॉइलिंग पॉइंट पे होगा तब भी वो दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा। अब कौन कौन से स्टेट्स होंगे? लिक्विड और गैस। इसका यूज है आगे। क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये था कैलोरीमेट्री का पार्ट है कि आपने 1 ग्राम वाटर लिया, 1 ग्राम आइस लिया, अलग अलग टेम्परेचर पे मिक्स किया तो बोलेंगे रिजल्टिंग मिक्सचर का टेम्परेचर बताओ और रिजल्टिंग मिक्सचर में ये बताओ कि आइस कितना है, वाटर कितना है या वाटर कितना है, स्टीम कितना है। आ रहा है बात समझ में? तो अब तक हमने बस आपको ये बताया है कि टेम्परेचर जब चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट एक्सपांड होगा। 3 तरीके का एक्सपांशन होगा। 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट अंडरगोज कैसा एक्सपांशन? लीनियर। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट अंडरगोज एरियल और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट अंडरगोज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। और ये जब एक्सपांशन हो रहा होगा क्या स्टेट चेंज होगा ऑब्जेक्ट का? नहीं, सॉलिड अभी भी किस फॉर्म में रहेगा? सॉलिड में ही रहेगा। आ रहा है बात समझ में? जब स्टेट चेंज होगा तो क्या टेम्परेचर चेंज होगा? नहीं, आपने जो भी हीट दी है वो कहां चली जाएगी? क्या तोड़ने में? बॉन्ड्स ब्रेक करने में चली जाएगी। आ रहा है बात समझ में? और वो एनर्जी क्योंकि बॉन्ड तोड़ने में चली गई है इसलिए टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा। जब सारे बॉन्ड टूट जाएंगे तब उसके बाद फिर से अब टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर स्टेट चेंज नहीं होगा। वो तो बढ़ते ही रहेगा ना। काइनेटिक एनर्जी तो देखो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे तो बढ़ेगा। इस स्टेट जब चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी फिर हम बोलेंगे कि वो चेंज नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल ही नहीं रहा है, वो बॉन्ड तोड़ने में चला जा रहा है। आया समझ में? हमने यही तो बोला कि जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सारा एनर्जी जो भी हम देंगे वो किस में चला जाएगा? बॉन्ड्स ब्रेक करने में। इतना बात समझ पाए? एक चीज और होती है इसी थर्मल एक्सपांशन में कि जब हम किसी लिक्विड को हीट देंगे तो क्या उसकी डेंसिटी भी चेंज होगी? बिल्कुल होगी। सपोज इसकी डेंसिटी है रो, इसका मास है कुछ m और इसका वॉल्यूम है v। हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या रिलेशन है? मास बाय वॉल्यूम। अब आपने जब इसको डेल्टा टी अमाउंट की हीट दी, अब जब आप डेल्टा टी अमाउंट का हीट दोगे
अब क्या क्या चेंज होगा या क्या क्या चेंज नहीं होगा? मास चेंज हो जाएगा क्या हीट करने से? नहीं, क्लोज ही मान के चलेंगे कि ऐसा सिस्टम क्लोज्ड है, मास का लॉस नहीं हो रहा है। तो मास तो अभी भी m ही रहेगा, पर वॉल्यूम चेंज होके v डैश हो जाएगा, डेंसिटी चेंज होके रो डैश हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और डिटेल में आऊं इसके पहले, फिर मैं आऊंगा उस पर घूम के वापस। 3 एक्सपांशन कौन कौन से पढ़े थे? पहला कौन सा था? लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन के कोएफिशिएंट को हमने किससे डिनोट किया था? अल्फा। एरियल एक्सपांशन के कोएफिशिएंट को बीटा, और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन के कोएफिशिएंट को गामा। अब आपको ये समझना है कि इनको डिफाइन कैसे किया गया है। अल्फा, लीनियर एक्सपांशन में क्या चेंज होगा? लेंथ। तो अल्फा को हमने बोला है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, पूरा ही लिख देता हूं। इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन, क्या चेंज हो रहा है? लेंथ। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। बीटा कैसे डिफाइंड होगा? फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। आपको बस समझना है, कुछ लिखना नहीं है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पे हो जाएगा फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। एरर्स जब पढ़ाया था तो फ्रैक्शनल चेंज को क्या हम, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ को डिफरेंशियल फॉर्म में क्या हम dl अपॉन एल लिख सकते हैं, या इसी को लार्ज चेंज के लिए क्या हम डेल्टा एल अपॉन एल लिख सकते हैं। तो अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में अल्फा को लिखना चाहूं तो डिफरेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकता हूं? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ कैसे लिखेंगे? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर dt। इसी को लार्ज चेंज के लिए लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। डी की जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे? डेल्टा। सिर्फ इतना ही है। अच्छा, बीटा लिखना है तो बीटा का फॉर्मूला क्या बनाएंगे? डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज इन एरिया डी ए अपॉन ओरिजिनल एरिया ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर डी टी। लार्ज चेंज के लिए इसी को क्या लिख देंगे? डेल्टा ए बाय ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। गामा को क्या लिखेंगे? dv बाय v डिवाइडेड बाय dt, और इसी को हम लार्ज चेंज के लिए लिख सकते हैं डेल्टा v बाय v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। इस पे ध्यान देना। dt को यहां भेज दूं तो अल्फा इंटू dt को हम क्या लिख सकते हैं? dl अपॉन एल। ठीक है। हम्म किसको v बाय, कैसे पहुंच रही हो वहां पे? हाँ, वैसे लिखा जा सकता है। अभी मैं सिंपल दो रिलेशन निकालना चाह रहा हूं, चेंज इन लेंथ का और फिर उसका। ये L कौन सा लेंथ है? ओरिजिनल। ओरिजिनल लेंथ तो हम कैसा लेंगे? कांस्टेंट लेंगे। तो यहां से क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं? L अल्फा dt इज इक्वल टू dl। और हमें चेंज इन लेंथ निकालना है तो हम इसी को क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। लेंथ जब L नॉट था तो टेम्परेचर T नॉट था, लेंथ जब L हो गया तो टेम्परेचर T हो गया। ये dl का इंटीग्रेशन क्या दे देगा हमें? L दे देगा। ओरिजिनल लेंथ कांस्टेंट था L अल्फा, और dt का इंटीग्रेशन क्या T हो जाएगा, और लिमिट क्या लगाएंगे? T नॉट से T, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा इसकी जगह पे? L।
एल नॉट से एल। अच्छा, इसी को सिंप्लीफाई करें और तो क्या मिल जाएगा, एल अल्फा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एल माइनस एल नॉट, और ओरिजिनल लेंथ ही हमने एल नॉट लिया था, तो यहाँ भी एल नॉट लिख देता हूँ। ध्यान देना, यही एल माइनस एल नॉट का चेंज इन लेंथ है। समझ आ रही है बात? हमने ओरिजिनल लेंथ कितना लिया था, एल नॉट लिया था, जब टेम्परेचर टी नॉट था, तो यहाँ भी हम एल नॉट ही मान लो कर देते हैं। तो ये एल माइनस एल नॉट क्या है, चेंज इन लेंथ। दो फॉर्मूले आएंगे, पहला फॉर्मूला होगा चेंज इन लेंथ का, और डेल्टा एल को आप क्या लिख सकते हो, ओरिजिनल लेंथ एल नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी को आप फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। एक फॉर्मूला तो ये याद रखना है कि चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अब किसी ऑब्जेक्ट को हीट करने पे कितना उसके लेंथ में चेंज आएगा, ये तीन बातों पे डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर और तीसरा फैक्टर। इसको हम बोलते हैं इनिशियल डायमेंशन। तो किसी, मान लो कोई स्केल है, उसको हमने हीट किया, तो उस स्केल में चेंज इन लेंथ कितना आएगा, इट विल डिपेंड ऑन ओरिजिनल लेंथ कितना था, उसका मटेरियल क्या है, और हमने टेम्परेचर का चेंज कितना किया। तीन फैक्टर समझ में आ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, डेल्टा एल को ही क्या हम फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ भी लिख सकते हैं, सिंस दिस इज चेंज इन लेंथ। तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ कितना लिया था, एल नॉट। तो डेल्टा एल की जगह पे अगर मैं एल एफ माइनस एल नॉट लिखूं, तो यही डेल्टा एल किसके बराबर आया था, एल नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। इस एल नॉट को भी यहां भेज दूं तो फाइनल लेंथ को क्या लिख सकता हूं, क्या एल नॉट प्लस एल नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, क्या कॉमन ले सकते हैं, एल नॉट, और वहां से फॉर्मूला क्या मिलेगा, 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं तीनों एक्सपांशन में। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, फाइनल लेंथ का फॉर्मूला एल नॉट इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी। आया समझ में? इसी तरीके से कोई अपने से पूछे, अब सेम ही प्रोसेस से, सेम ही इंटीग्रेशन के मेथड से चेंज इन एरिया और फाइनल एरिया भी आएगा, क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं? मिटा दो इसको थोड़ा सा, आपका काम फॉर्मूला से हो जाएगा, डेरिवेशन थोड़ी पूछेगा कोई। अब स्कूल्स में आपने इसका डेरिवेशन करा होगा, अल्फा बीटा गामा। यहाँ सुनो, वो जो हम लोग अल्फा को बीटा और गामा से रिलेट जो करते हैं, वो क्या मतलब वो एरर्स के मेथड से आता है कि स्क्वायर से वो नीचे? हाँ हाँ हाँ, वैसे ही आता है। अच्छा, चेंज इन एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा ए का ओरिजिनल एरिया, इसी के जैसा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ की जगह पे चेंज इन एरिया, ओरिजिनल लेंथ की जगह पे ए नॉट, और अल्फा की जगह पे आप क्या यूज करेंगे, बीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। तो चेंज इन एरिया निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और इसी की तरह अगर मैं फाइनल एरिया लिखना चाहता हूं, तो ये फाइनल एरिया ए एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनिशियल एरिया, ओरिजिनल एरिया कितना था, ए नॉट इंटू 1 + बीटा इंटू डेल्टा टी। बीटा ही कितना अल्फा होता है, 2 अल्फा या 3 अल्फा, 2 अल्फा। तो अल्फा के टर्म्स में यही एरिया का फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है, फाइनल एरिया इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 1 + बीटा की जगह पे 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं फॉर एरियल एक्सपांशन। इसी तरीके से हम अगर वॉल्यूम एक्सपांशन लिखना चाहते हैं, वॉल्यूम एक्सपांशन को क्या लिख सकते हैं, कहां पे लिखूं, सपोज यहां लिखना चाह रहा हूं,
चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं? इसके जैसा वी नॉट इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। ये तो हुआ चेंज इन वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है? इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। गामा ही कितना अल्फा होता है? 3 अल्फा। तो ये फाइनल वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ अल्फा हम क्या लिख सकते हैं? Vf can be written as V naught into 1 plus 3 अल्फा डेल्टा टी। इतना समझ पाए? तो लेंथ के लिए ये दो फॉर्मूले, डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे? एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। फाइनल लेंथ एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। चेंज इन एरिया का फॉर्मूला ए नॉट बीटा डेल्टा टी। फाइनल एरिया का फॉर्मूला ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अल्फा के टर्म्स में फाइनल एरिया का फॉर्मूला ए नॉट इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला वी नॉट गामा डेल्टा टी। फाइनल वॉल्यूम वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अल्फा के टर्म्स में वी नॉट इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। पीछे मैं ये बात कर रहा था कि हम जब ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम तो चेंज होगा ही, उसका डेंसिटी भी चेंज होगा, क्योंकि मास को कैसा रखना है? कांस्टेंट। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू वी। हीट करने पे वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। मास को अगर कांस्टेंट रखना है तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो अब ध्यान देना इसमें कैसे करेंगे। अगर हमने डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ाया तो ये फाइनल वॉल्यूम वी डैश को हम क्या लिख सकते हैं? ओरिजिनल वॉल्यूम हमने सपोज वी नॉट ले लिया और इस ओरिजिनल डेंसिटी को रो नॉट ले लिया, और क्या लिख सकते हैं? वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है। ओरिजिनल डेंसिटी रो नॉट था m बाय वी नॉट, नया वाला डेंसिटी रो डैश क्या हो जाएगा? m बाय वी डैश हो जाएगा। वी डैश की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। m बाय वी नॉट क्या है? रो नॉट है। तो m बाय वी नॉट की जगह पे हम लिख सकते हैं रो नॉट, और नीचे में क्या आ जाएगा? 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इस 1 प्लस गामा डेल्टा टी को ऊपर लेकर आऊं, रो डैश को क्या लिख सकता हूं? रो नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। पावर कितनी लग जाएगी? -1। अब हमने बाइनोमियल में क्या पढ़ाया था? 1 प्लस और माइनस एक्स द होल टू द पावर n। दिस कैन अप्रोक्सीमेटली बी रिटन एज 1 प्लस और माइनस एन एक्स। एक ही कंडीशन थी कि ये जो 1 में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दिस वैल्यू शुड बी मच लेस देन 1। अब अगर हम यहां पे वही अप्रोक्सीमेशन लगाएं, इफ गामा डेल्टा टी पूरा इज मच लेस देन 1, तब फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? देन 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1। इसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं? 1 माइनस गामा डेल्टा टी लिखा जा सकता है क्या? तो अब हम इसी रो डैश का नया फाइनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे? डेंसिटी का नया वाला डेंसिटी रो नॉट इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो अब आप जैसे जैसे टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाओगे ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, 1 में से सब्ट्रैक्ट होने वाली वैल्यू बढ़ेगी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। पहले ऐसे इमेजिन करो, 1 में से 0.1 माइनस हो रहा था तो आपके पास आंसर कितना आता? 0.9। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये गामा डेल्टा टी बढ़ेगा। सपोज ये हो गया 0.9। अब 1 में से 0.9 ये जब घटेगा तो क्या मिलेगा? तो आपकी वैल्यू ओवरऑल क्या हुई? डिक्रीज। इतना समझ पाए? थर्मल एक्सपांशन में इतनी ही चीजें हैं। आया समझ में? अब आपको करने हैं न्यूमेरिकल्स। मैं थोड़ा सा पीडीएफ रीड कर दूं, बाकी सब फिर क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। समझ आया? इजी है बहुत ये वाला पार्ट। क्या प्लैटिनम?
प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है वो। तो जब हम ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं, टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज करता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है पार्टिकल्स का क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उनका वाइब्रेशन विगरसली हो जाएगा, और वाइब्रेशन बढ़ेगा तो उनके बीच की डिस्टेंसेस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, और डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो मटेरियल क्या होगा, एक्सपांड होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो विगरसली वाइब्रेट करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ेगा, एंड डिस्टेंस बढ़ेगा तो हम बोलेंगे मटेरियल क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। इसी फेनोमेनन को, जब हीट देके मटेरियल बड़ा हो रहा है, इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं थर्मल एक्सपांशन। तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, अल्फा बीटा गामा डिसाइड होगा, टेम्परेचर चेंज कितना है डेल्टा टी, और इनिशियल डायमेंशन एल नॉट या ए नॉट या वी नॉट की बात हो रही है। तो तीन तरीके का लीनियर एक्सपांशन, तीन तरीके का एक्सपांशन होता है थर्मल एक्सपांशन। फर्स्ट इज लीनियर एक्सपांशन, इसमें क्या चेंज हो जाता है, लेंथ। एरियल या सुपरफिशियल एक्सपांशन में एरिया, वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल में वॉल्यूम। तो लीनियर एक्सपांशन का डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन हीटिंग, और लॉजिक यह है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर विगरसली causing the material to expand in one dimension or length. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा कैसे डिफाइंड था, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। यहीं से हमने इंटीग्रेट करके क्या दो फॉर्मूले निकाले थे, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला डेल्टा एल का एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, और फाइनल लेंथ का फॉर्मूला एल नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। व्हाट इज एल नॉट, इनिशियल या ओरिजिनल लेंथ, व्हाट इज अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, व्हाट इज डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, एंड व्हाट इज डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ ड्यू टू एक्सपांशन। मुझे अल्फा का ऐसा यूनिट बताओ, पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन ज्यादा बेटर है, बट चेंज दोनों पर केल्विन, पर केल्विन, माय मिस्टेक। इसका क्या कोई यूनिट होगा, ये भी चेंज इन लेंथ है, सेंटीमीटर या मीटर में ही आएगा, ये भी लेंथ है मीटर में ही आएगा, तो ऊपर से यूनिट्स तो कट जाएंगे, लेकिन ये चेंज इन टेम्परेचर किस में आएगा, केल्विन। तो अल्फा का ऐसा यूनिट विल बी पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। पर डिग्री सेल्सियस इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि 1 डिग्री का सेल्सियस में चेंज और 1 डिग्री का केल्विन में चेंज सेम होता है। ठीक है, यहां तक बातें समझ आई। सुपरफिशियल एक्सपांशन में हम बोलते हैं इट रेफर्स टू द चेंज इन एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन हीटिंग। कहानी वही है, टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल विगरसली वाइब्रेट करेंगे, और इस बार मटेरियल 2 डायमेंशन में एक्सपांड करेगा, देयर बाय इसकी एरिया में चेंज आएगा। बीटा कैसे डिफाइंड था, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। बीटा का ऐसा यूनिट सेम पर केल्विन, या आप बोल सकते हो पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इन दोनों का यूनिट मीटर स्क्वायर में ही होगा, कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, पर केल्विन। यहां से भी आएंगे दो फॉर्मूले, चेंज इन एरिया डेल्टा ए का फॉर्मूला ए नॉट इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी, और बीटा ही कितना अल्फा होता है, 2 अल्फा। तो चेंज इन एरिया का अल्फा के टर्म्स में फॉर्मूला ए नॉट इंटू 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। फाइनल एरिया का फॉर्मूला ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, या अल्फा के टर्म्स में ए नॉट इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। व्हाट इज ए नॉट, ओरिजिनल एरिया, बीटा किसका कोएफिशिएंट, एरियल एक्सपांशन, अल्फा किसका कोएफिशिएंट, लीनियर एक्सपांशन, व्हाट इज डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन में क्या चेंज होगा ऑब्जेक्ट का, वॉल्यूम। कहानी वही है, टेम्परेचर बढ़ाओगे विगरसली वाइब्रेट करेंगे, और मटेरियल इस बार तीनों डायमेंशन में एक्सपांड होगा, देयर बाय उसका क्या चेंज होगा, वॉल्यूम। हाउ इज गामा डिफाइंड, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। गामा का ऐसा यूनिट पर केल्विन। उसका डायमेंशन बता सकते हो क्या, अल्फा बीटा गामा का, 1/k, k-1 या, ठीक है, के या थीटा से लिखते हैं टेम्परेचर का डायमेंशन, तो आप के का पावर -1 या थीटा का पावर
-1 लिख सकते हो। फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला वी नॉट इंटू 1 + गामा डेल्टा टी, अल्फा के टर्म्स में 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि गामा ही कितना अल्फा होता है, 3 अल्फा। अच्छा ये तो फाइनल वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, वी नॉट गामा डेल्टा टी या वी नॉट इंटू 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं आपको ये याद रखनी है कि तीनों जो कोएफिशिएंट्स हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, मटेरियल का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसा है, और दूसरा टेम्परेचर कितना है। ठीक है, स्मॉल टेम्परेचर रेंजेस में हम अल्फा बीटा गामा तीनों को ही कांस्टेंट लेंगे, ठीक है, बट टेम्परेचर रेंज अलग अलग होगा तो अल्फा बीटा का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो अलग अलग वैल्यूज आएगी। बट हम लोग हमारे पूरे कोर्स में स्मॉल टेम्परेचर रेंज ही है, तो हम लोग अल्फा बीटा गामा को कैसा लेके चलेंगे, कांस्टेंट। किस पे डिपेंड नहीं करेगा अल्फा बीटा गामा, इनिशियल डायमेंशन क्या है और चेंज इन टेम्परेचर आपने कितना किया, उस पे अल्फा बीटा गामा डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब छोटा स्केल है स्टील का या बड़ा स्केल है स्टील का, दोनों के लिए अल्फा कैसा होगा, सेम होगा। आई बात समझ में? वेरिएशन डेंसिटी भी चेंज होता है क्या टेम्परेचर के साथ, और डेंसिटी वाला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, रो नॉट इंटू, डेंसिटी बढ़ता है कि घटता है, घटता है। क्या यही सब किया था, रो इज इक्वल टू एम बाई वी नॉट, ये रो नॉट होना चाहिए, मैं इसको चेंज कर दूंगा, एम बाई वी नॉट, टेम्परेचर बढ़ेगा डेल्टा टी से तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वो बढ़ के कितना हो जाएगा, वी डैश इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 + गामा डेल्टा टी। नया वाला डेंसिटी को हम लिखेंगे मास बाय नया वाला वॉल्यूम, एम बाई वी नॉट, और नीचे में आ जाएगा 1 + गामा डेल्टा टी। ये एम बाई वी नॉट को ही हम किससे सब्सटीट्यूट कर देंगे, यही रो नॉट से, और ये हो जाएगा रो नॉट अपॉन 1 + गामा डेल्टा टी, और फिर ये रिलेशन। इतनी बातें समझ आई? तो इनिशियल क्वेश्चंस इन्हीं पे होंगे। अब आपको फॉर्मूले देखो क्या क्या लिखने हैं। एक तो ये लिखो, थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी, आप बस ये तीन ही लिखना, या मन करे चारों लिख लो। एक ये पहला फॉर्मूला ये लिखना, थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी। ये टीएसआई वाला पहला फॉर्मूला लिखना है आपको।
अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि केल्विन में 1 डिग्री का राइज और सेल्सियस में 1 डिग्री का राइज कैसे रिलेटेड है, क्या दोनों सेम होता है? और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में भी क्या सेम होता है? नहीं। कितना होता है वो अगर निकालने बोले तो? डिफरेंशिएट कर दोगे, देखो कैसे। ये अगर फॉर्मूला है, मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो के की जगह पे क्या मैं डी के लिख सकता हूं, और वहां पे सी का डेरिवेटिव, और वो 273 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव, तो क्या मैं डी के इज इक्वल टू डी सी लिख सकता हूँ? इसी का मतलब चेंज इन केल्विन इज इक्वल टू चेंज इन सेल्सियस। तो यहाँ पे 1 डिग्री का चेंज यहाँ पे कितना देगा? 1 ही देगा। बट अगर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में पूछ रहा है देन अब ये सेम नहीं आएगा। एफ का डेरिवेटिव डी एफ या डेल्टा एफ 1.8 कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी सी, अब वो 32 कांस्टेंट है, 0। तो फ़ारेनहाइट में जो चेंज है दैट विल बी 1.8 टाइम्स द चेंज इन सेल्सियस। ये भी साइड में कहीं लिख लो। कब है एग्जाम? तो क्या हो गया? मंडे गौरव सर की क्लास है भाई, बहुत दिन से हुई नहीं है। मैंने तो पहले ही बोला था। कल क्लास करवा दीजिए और टेस्ट मतलब अगले वीक कर लीजिए। हाँ वही कर लीजिए सर, मैंने तो बोला भी था पहले ही। डेट भी दे दीजिए सर केमिस्ट्री के साथ। नहीं देंगे सर, मैंने तो बोला भी था क्या प्रॉब्लम है। हाँ सर लेकिन अच्छा लगता है सर, मैंने तो बोला भी था दिमाग काम नहीं करेगा टेस्ट का सर। 28 को मेरा बर्थडे है सर। रोहित का बर्थडे है सर, 28 को रोहित का बर्थडे। नहीं आप क्लास मत करवाइए सर, केमिस्ट्री बहुत बकवास चैप्टर है इसीलिए। हां पूरा लंबा है वो तो। उसमें सर दिख भी नहीं रहे हैं, आपको बताइए वो वीडियो पे। ए चुप रहो राजन्ना। सर को देख के क्या करूं? मैंने तो अपना प्रॉब्लम आपको बोला ही था। दिख नहीं रहे हैं तो वीडियो चला के बगल में सर का फोटो लगा दो। सर का ना 108 का वीडियो। क्या 108 का वीडियो आपको बैठ के 25 वीडियो देख रहे हैं। आधा तो हमने नींद में ही सो गए थे, सुनाई नहीं दे रहा। सर प्लीज सर करना, लेकिन सर आपने कॉस्ट्यूम सर एक्स्ट्रा टाइम पड़ेगा। नहीं वेडनेसडे आप प्रिपेयर हो। देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, अगर कल छुट्टी दे दूं तो संडे टेस्ट ले लो, दे दोगे? यही तो आप लोग का इशू है कि कल अगर क्लास नहीं लूं, मतलब कल क्लास लूंगा तो टेस्ट आगे कर दो, अगर मैं कल क्लास नहीं लेता हूँ तो संडे को दे दोगे।
कैसा मक्खन लगा रहे हो देखो। अभी जो भी आपने लिखा है ना उसके नीचे 2 डायरेक्ट डेटा लिखो, वो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछते हैं। अरे इधर बताओ, ये क्वेश्चन आपने 11th में पढ़ा होगा, है ना, कि कौन कौन से स्केल्स किस टेम्परेचर पे कोइंसाइड करते हैं और कौन कौन से स्केल्स कोइंसाइड नहीं करते हैं। क्या तीनों किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोइंसाइड करते हैं? तीनों स्केल से मेरा मतलब है केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। एक होता है सेल्सियस और केल्विन का कोई एक्सेस नहीं करता है, और एक होता है 570। लिखो, 3 स्टेटमेंट्स लिखो। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड एट -40। कोइंसाइड का मतलब है शो द सेम रीडिंग। Celsius and Fahrenheit scale coincide at -40, that is, ये लिख लो, -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला लिखना, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स Kelvin and Fahrenheit scales coincide at 574.6. Kelvin and Fahrenheit scales coincide at 574.6। इसका मतलब 574.6 केल्विन ही 574.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ये लिख लो। कौन सा स्केल बच गया? सेल्सियस और केल्विन। वो लिख लो, सेल्सियस एंड केल्विन स्केल्स नेवर कोइंसाइड। सेल्सियस एंड केल्विन स्केल्स नेवर कोइंसाइड मतलब कोई भी एक टेम्परेचर पे वो सेम वैल्यू नहीं दिखाएंगे। ठीक है। हाँ, हो जाएगा, मैं सब प्रिंट आउट देके पढ़ाऊंगा, हो जाएगा जल्दी, टेंशन मत लो। मैं आगे 12th में भी प्रिंट आउट ही दूंगा। ठीक है। अरे कैसे सिलेबस खत्म करना है वो मेरे पे छोड़ो, आपको हम जितना पढ़ाते जा रहे हैं उतना अच्छे से करते जाओ बस। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी मैटर करेगा एट द एंड, क्वांटिटी नहीं। हो सकता है इस साल जैसा पेपर आ जाए तो आप पूरा 50 या 45 क्वेश्चंस वैसे भी नहीं करोगे ना, तो आप एटलीस्ट जितना पढ़ रहे हो उतना अच्छे से पढ़ते जाओ। यही मेरा कहना है, यही मेरा सजेशन है। ठीक है, 2 रोटी खाओ, अच्छा खाओ, सब 5 कच्चा कुच्चा रोटी खाने से कोई मतलब नहीं है। जेई मेंस देने कौन कौन जा रहा है? दिशा आप नहीं जा रहे हो? श्रेयसी, आयशी, आप तो जाओगे। जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ के जाओ ना। मैथ्स 0 करके आना। मैथ्स में इतना तेजस्वी लोग हैं, नेगेटिव में भी लाता है, तो आप 0 भी लाओगे तो अच्छा परसेंटाइल दे देगा। आप मैथ्स में 42 ही लाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा करो, आपको एनआईटी मिलने के चांसेस हो जाएंगे उससे। नैनिका थी 2-3 साल पहले, उसका मैथ्स में 0 मार्क्स था, बट उसका ओवरऑल 94 या 96 परसेंटाइल था, उसका एनआईटी दुर्गापुर में कुछ कुछ तो भी मिल ही रहा था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बस अच्छा करना, मैथ्स का टाइम बचा के उसको देना।
एक्यूरेसी, सौम्यन एक्यूरेसी पे ध्यान देना, ऐसा नहीं कि सब बनाएंगे। मिलता है मतलब टॉप में आपको नहीं मिलेगा, आइसर जो भोपाल है वो नहीं मिलेगा, लेकिन पर बाकी में तो करना होगा ना, बाकी में डेंजरस क्वेश्चंस आते हैं। नहीं सर, वैसे बहुत बात होती सोचना है, पड़ता मतलब है। अगर आप मैथ्स ना करके अच्छा मतलब आंसर सर, पाना अभी चाहते हो तो आपको ऐसा फॉर्मूला बड़ा लिखना बड़ा पड़ता होता है कि आप सर, नो मैथ्स आइसर मैथ्स नहीं नहीं, भेजो, फिजिक्स वरना केमिस्ट्री सीट बायो। नहीं देगा। हाँ, मैथ्स तो करना मैंडेटरी है। बट टॉप सर कॉलेज में केमिस्ट्री भी इसमें जैसे बहुत भोपाल मतलब है, उसमें फिलोसॉफिकल कोलकाता क्वेश्चंस देते हैं आइसर में। आइजर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, दे आर जेई एडवांस से थोड़ा सा नीचे। हाँ सर, फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट किया था। फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट होता है, मैंने देखा था लास्ट ईयर एक स्टूडेंट पेपर लेके आया था। बहुत गलती करके सर, आते साल हैं तो पूरा 1 to 6 की सबका आंसर ऑप्शन ए था। क्या बात कर रहे हो, तो तुक्का मार के आने का फिर ये। फिजिक्स सर में वो हम सर वो हम डीएवी की एंट्रेंस में किए थे। डीएवी में हम सब सी करके आए थे। उसने 5 या 6 सवाल किए थे, एक बोला था आइसर केमिस्ट्री आता है कोई भी। चलो इधर बताओ, क्वेश्चन शुरू करें, है ना। जी सर, आप टेस्ट कैंसिल ही कर देना। हाँ सर, वही आता है। या फिर आप छुट्टी पे चले जाइए। कॉपर की शीट है ना। शीट का डायमेंशन है ए और बी, उसमें कैविटी है, कैविटी का रेडियस आर है ना। हीट करेंगे तो क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, ए बी और आर में क्या क्या इंक्रीज होगा क्या क्या डिक्रीज होगा, यही पूछा है। मैं लिख देता हूं। आर छोटा हो जाएगा, ए और बी बढ़ेगा। ऑप्शन तीनों में सेम है, सेम मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, ये कहना चाह रहा हूं। वो नहीं, हाँ ए और बी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और आर कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सर ये कैसे हुआ कि ये भी बढ़ गया ना? मैं पूछ रहा हूँ, अभी मैंने आंसर दिया नहीं है, आई एम जस्ट आस्किंग कि आपके मन में क्या चल रहा है। एरियल एक्सपेंशन होगा, बट ये दोनों में बताओ क्या लगता है, ए के साथ क्या खेल होना चाहिए, अरे मतलब इंक्रीज या डिक्रीज। ए बढ़ना चाहिए, बी डिक्रीज होना चाहिए। पूछ रहा हूं मैं, पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा हूं। बी भी बढ़ना चाहिए, आर में ही डाउट होता है। क्या होना चाहिए रोहित, आर के साथ ए बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो आर कम ही छोटा होना चाहिए। सौम्यन, उत्सव, ए और बी तो बढ़ेगा, उसमें डाउट्स नहीं होता कि शीट एक्सपांड होगी, ए और बी बढ़ेगा। प्रॉब्लम आती कैविटी में, कैविटी छोटा हो जाएगा शायद। ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा कि ए बी
आर तीनों इंक्रीजेस, ए बी इंक्रीजेस, आर डिक्रीजेस, या तीनों डिक्रीजेस, वो तो खैर आंसर होगा नहीं। क्यों दिशा, क्यों तीनों इंक्रीजेस? ये और बी इंक्रीज करेंगे तब तो साइमल्टेनियसली आर। जब भी मटेरियल एक्सपांड होगा तो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो कैविटी के ही दो पॉइंट्स ले लो ना आप, ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में भी सेपरेशन क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। तो आर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो तीनों वैल्यूज इंक्रीज होंगी। आ रहा है बात समझ में? ऐसा आपको अंदर से लगता है कि ऐसा अंदर की तरफ वो होगा, ऐसा नहीं, तीनों इंक्रीज होगा। आ रहा है बात समझ में? लॉजिक सिंपल है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट शुड ऑलवेज इंक्रीज अपॉन हीटिंग। तो कैविटी के भी एक्सट्रीम पे दो पॉइंट्स ले लोगे या कोई भी दो पॉइंट्स ले लोगे, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ना ही चाहिए। तो तीनों वैल्यूज क्या होंगी? इंक्रीज ही होंगी। अच्छा सपोज ऐसा दे दे, अब बताओ, अपॉन हीटिंग द शीट, इस बार चार डायमेंशन है, ए बी सी आर वन आर टू। कम अगेन। सिर्फ सी डिक्रीज होगा, बाकी सब इंक्रीज होगा। सब इंक्रीज होगा फिर से, सब इंक्रीज होगा। क्योंकि यही लॉजिक मुझे बताओ ना, मैं दो पॉइंट्स यहां ले लूं, इनके बीच का भी सेपरेशन क्या होना चाहिए? बढ़ना ही चाहिए। वो ऐसा अंदर नहीं आएगा, सब कुछ आउटवर्ड एक्सपांशन शो करेगा। आ रहा है बात समझ में? बाप रे बाप। आपने लिखा था हीट कन्फाइंड फ्रॉम आउटसाइड, अभी कन्फाइंड है क्या? अच्छा अभी तो कन्फाइंड नहीं है ना, मैंने शीट ऐसा खुला छोड़ रखा है और उसको हीट कर रहे हैं। ठीक है सर, अगर इन दोनों का रेडियस सेम होता तब क्या वो सी कांस्टेंट? ऑलवेज बढ़ेगा, ऑलवेज। रेडियस कुछ भी हो, सब कुछ इंक्रीज ही होगा। कन्फाइंड में वो डिक्रीज। कन्फाइंड में बात अलग होगी, आपसे फ्री एक्सपांशन के लिए पूछेंगे। ये अलग है, हमको लगा ये बॉक्स है। खुद से क्यों एज्यूम करना है बॉक्स बिग से? वो बूम बॉक्स जैसा दिख रहा है और वो है नहीं। हाँ दिख तो वैसे रहा है, रेडियो की तरह दिख रहा है नीचे वाला। रेडियो तो क्लास में भी है। हाँ आप हमको बोल रहे थे। मैंने तो नहीं कहा कुछ। नहीं आप मम्मी को बोल, आप समझदार को इशारा काफी है। सर रोल डालने के टेलीविजन को इडियट बॉक्स। सर आपको ना ये सब करना नहीं चाहिए। हाँ, टीवी को इडियट बॉक्स बोलते हैं हम लोग। इसको देख देख के पब्लिक इडियट होते जा रहा है, क्या करेंगे? उसका टीवी ना पेज से कटा हुआ है। मेरे घर पे भी यही था। एक ऐसा क्वेश्चन और, हॉटस्टार पे सीरियल सर सोर्स तो निकाल दिया वीडियो का। काटने का क्या फायदा? लोडिंग को भी देखता है। जिंदगी मेरे खराब हो गई। इमली का है, वो चूतिया दिखता है। वो मैं किसी के बोल रहा हूँ।
ये डायग्राम बनाना। सर आपको वो गाड़ी याद है गाड़ी हाँ, कहाँ है वो? बेंगलुरु में कुछ पता नहीं वो बुला रही है अंकल किसको बुला रही है? जंक्शन में जाने के लिए ओ, जाओ घूम के आओ। बीच बीच में घूमना जरूरी है। क्या मेडिसिन से रिलेटेड फील्ड में है कि टोटली डिफरेंट? वो कहिए इंजीनियरिंग में किस फील्ड बैंगलोर, नोएडा, ये सब इंजीनियरिंग हब है। कचरे की तरह प्राइवेट कॉलेजेस हैं। सर बैंगलोर में प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के लिए एग्जाम होता है कॉमेट फ्यूल। अच्छा, स्टेट वाला उनका? नहीं, बैंगलोर में सारे प्राइवेट कॉलेजेस में इंजीनियरिंग। अच्छा, वो मिलके करवाते हैं। डू द प्लेसमेंट मिलता है क्या? बैंगलोर में मतलब आसपास मिलेगा, लेकिन मतलब फंडा है कि एक साल नौकरी करवा के निकाल देते हैं। ओ, सर वो भी इसमें विनो इंक्रीज करेगा सर वो ए है, सॉरी, उसको एक्स लिख लो। दोनों डी नहीं होगा, एक डायमेंशन को आप एक्स लिख लो। विनो इंक्रीज करेगा इसका क्वेश्चन लिखो। A cylindrical metal rod, a cylindrical metal rod of length capital L naught, a cylindrical metal rod of length capital L naught is shaped into a ring, is shaped into a ring, length capital L naught is shaped into a ring with a small gap as shown, is shaped into a ring with a small gap as shown. On heating the system, on heating the system, इसके बाद ऑप्शन है, मैं ऑप्शंस डिक्टेट करता हूं। x डिक्रीजेस, r एंड d इंक्रीजेस, क्या ऐसा होगा? नहीं। x एंड r इंक्रीज, d डिक्रीजेस, क्या ऐसा होगा? नहीं। थर्ड है x r d ऑल इंक्रीज, और लास्ट है डेटा इनसफिशिएंट टू अराइव एट एनी कंक्लूजन। वो करेंगे जब वो समझ नहीं आएगा वो आंसर होगा ही नहीं। नन ऑफ दिस होता ही नहीं है आज तक मैं नन ऑफ दिस नहीं नन ऑफ दिस मिल गया तो आपके तुक्के मारने के odds 33% हो जाते हैं, जो पहले 25% थे, है ना? तो आंसर हो जाएगा एक्स आर डी ऑल इंक्रीज। ये कन्फर्म नहीं है ले रहे हैं ठीक है। ऐसा करेक्ट है सर ये जो डेटा इनसफिशिएंट है ना ये हम आज से कहते थे हमारे स्कूल की हिस्ट्री में हम पढ़ नहीं जाते थे और यही आंसर एक क्वेश्चन लिखो। लिखो इजी क्वेश्चन। ऑन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर स्केल का क्वेश्चन है। ऑन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर, ब्रैकेट में विच इज लीनियर, on a new scale of temperature within bracket which is linear, bracket close करना, and called the W scale, W capital में लिखना, on a new scale of temperature within bracket which is linear, bracket close, and called the W scale, the freezing point and boiling points of water, the freezing point and boiling points of water are
39 डिग्री W एंड 239 डिग्री W। AIPMT का सवाल है ये, रिस्पेक्टिवली। The freezing point and boiling point of water are 39 degree W and 239 degree W respectively. What will be the temperature? What will be the temperature on the new scale? What will be the temperature on the new scale corresponding to a temperature? What will be the temperature on the new scale corresponding to a temperature of 39 degrees Celsius on the Celsius scale? What will be the temperature on the new scale corresponding to a temperature of 39 degrees Celsius on the Celsius scale? 39 डिग्री सेल्सियस कितना डिग्री W है ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में आपसे। हाँ ऑप्शन है, ठीक है। डिग्री W। थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी यूज कर लो, आ जाएगा आंसर। क्या था आइडेंटिटी? C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? W माइनस 39 अपॉन 239 माइनस 39 था, और यहाँ से W कितना आ रहा है? ये C का वैल्यू कितना बोला था? ये भी 39 ही बोला था, ठीक है। तो W का फाइनल आंसर 11। W कट जाएगा क्या? ब्रेक? एक दो क्वेश्चन और कर लो फिर मैं ब्रेक देता हूँ। नहीं, आई एम जस्ट चेकिंग। हमारे स्कूल में सर ने 10 1 by 1 को 10 0 कर दिया, 1 1 काट दिया। लिखो एन एक्यूरेट सेल्सियस थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन है एन एक्यूरेट सेल्सियस थर्मामीटर, an accurate Celsius thermometer and a faulty Fahrenheit thermometer, an accurate Celsius thermometer and a faulty Fahrenheit thermometer, faulty मतलब खराब, ठीक है, register 60 degree and 141.5 degree, register 60 degree and 141.5 degree respectively when placed in the same constant temperature enclosure, when placed in the same constant temperature enclosure. What is the error in the Fahrenheit thermometer? What is the error in the Fahrenheit thermometer?
1.5 डिग्री हाँ 1.5 वो 140 आ रहा है। सेल्सियस वाला करेक्ट है, उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करो। 1.5 कितना सेल्सियस दिया था? 60। और ये वैल्यू कितना आ रहा है? 140 है 140। और रीडिंग ऑफ फॉल्टी टेम्परेचर? 1.5 ब्रेक चाहिए? एक क्वेश्चन और कर लो, फिर ब्रेक ले लो। द वॉल्यूम, लिखो, द वॉल्यूम ऑफ अ मेटल स्फीयर increases by the volume of a metal sphere increases by 0.24%. The volume of a metal sphere increases by 0.24% when the temperature is raised by 0.24%, when its temperature is raised by 4040 degrees Celsius. Find coefficient of linear expansion of the metal. Find coefficient of linear expansion
of the टेम्परेचर कितना 40 डिग्री सेल्सियस अरे फॉर्मूला ये यूज करना है, देखो सर रुकिए हम कर रहे हैं फॉर्मूला मैंने शायद लिखवाया नहीं था। डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट अल्फा डेल्टा टी, एक ये है, और फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू वी नॉट इंटू, सॉरी ये गामा होना चाहिए, ये फॉर्मूले थे, यही दो फॉर्मूला पहले लिखवा देना चाहिए था। ऐसा ऑप्शन तो है एक। -5 सर 48 नहीं 36 into 10⁻⁹ ये ऑप्शंस दिए हैं। 1.2 है वो 12 नहीं है अल्फा निकालना है ना, ये फिर गामा निकालना है, अल्फा लीनियर एक्सपांशन। वो ऑप्शन डी होगा सर पहला हाँ फिर ऑप्शन ए होगा ए के आसपास ए ही होवे 6 into 10⁻⁵ डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 का वैल्यू कितना दिया है, तो डेल्टा वी बाई वी को हम कितना लिखेंगे 0.24 बाय 100, ये फॉर्मूला यूज करो। तो अल्फा पूछा है गामा टर्म्स से 12 into 10⁻⁻⁴ गामा और ये हो गया 0.24 अपॉन 100। ऑप्शन 18 होगा गामा की जगह पे क्या हम 3 अल्फा लिख सकते हैं, और डेल्टा टी कितना है 40, इसी को सॉल्व करना है। गामा 3 अल्फा होता है ना, ये अल्फा इक्वल टू 3 गामा अल्फा इज इक्वल टू 3 गामा कब से हो गया आयशी, गामा 3 अल्फा होता है तो फिर 2 into 10⁻⁵ बना फाइनली। So this becomes 24 into 10 का power -4 divided by 3 into 40, 3 8 जा, ये इसको 10 की पावर -1 यहाँ करो और 4 को 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2 into अरे हम उल्टा लगा दिया तो अल्फा गामा में कंफ्यूज हो गए चलो ब्रेक ले लो, बाकी ब्रेक के बाद करेंगे। मगर गामा अल्फा से बड़ा है सर आपके लिए थैंक यू रोहित, मेरा बर्थडे है ना इसलिए। आज नहीं आज नहीं, लेकिन 28 को तो मतलब नहीं है ना। नहीं आओगे, हैप्पी, अरे एक और नहीं मांग रहा हूँ, नहीं नहीं है सर। नहीं नहीं मैं हैप्पी बर्थडे विश कर रहा हूँ।